Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel, Romantic Novels by Sahar. Part number 13 की तरफ चलते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। रात जावेद की हालत देखकर उसका दिल अभी तक खुशी से झूम रहा था। कितना बेबस महसूस कर रहा था वो खुद को। ताकतवर समझने वाला घुमंडी शख्स एक भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद डरते डरते ड्रेसिंग से बाहर आई तो रूम में कोई नहीं था। उसने सुख का सांस लिया। जल्दी से कपड़े निकाल कर शॉवर लेने बाथरूम में बंद हो गई। वो नहीं जानती थी शावेज कहाँ है और रात भर वो कमरे में था या नहीं। हैरान भी थी, उसे बगैर कुछ भी कहे वो कहाँ चला गया है। अभी वो बाल ड्राई करने के बाद ब्रश कर रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने आने की इजाज़त दी तो मुलाजिमा अंदर आई थी। बीबी जी, आपको माँ जी बुला रही हैं। बहुत देर से वो आपके उठने का इंतज़ार कर रही थीं। क्या तुम इससे पहले भी रूम में आई थी? नहीं बीबी, छोटे शाह साई ने किसी को भी कमरे में आने से सख्ती से मना किया था। जब तक आप उठ नहीं जाती कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं भी अभी आपकी इजाज़त से ही अंदर आई हूँ। मुलाजिमा ने सफाई देना ज़रूरी समझा। ये सुनकर हानिया के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट आई। ओह, तो मिस्टर शावेज को अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकत सबके सामने न आ जाए। चलो भाई, बहुत भूख लगी है। मैंने तो रात को भी गुस्से में कुछ नहीं खाया था। वो चहकती हुई उठकर मुलाजिमा के साथ ही बाहर निकली थी। पीछे पीछे मुलाजिमा आती हैरान थी। कल तक तो ये सबको काट खाने को दौड़ रही थी। ये अचानक हमारी बीबी को हो क्या जाता है? कहीं कोई भूत प्रीत का साया तो नहीं है बीबी पे? वो भी तो इतनी सोहनी है। मुलाजिमा उसे देखती हुई साथ चलती सोच रही थी। अस्सलामु अलैकुम। उसने बीजान को सलाम किया और चेहर संभाली। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादी तो बहुत खुश लग रही है। उसे इतना खुश और चहकता देखकर उनका तो खून बढ़ गया था। वो हानिया को खुश देखकर खुश थीं। वो समझ रही थीं शावेज की और उसकी सुलह हो गई है। उन्हें और क्या चाहिए था? उनके दोनों बच्चे हमेशा खुश रहते। अब वो बेचारी क्या जाने कि उसके पीछे क्या वजह है कि उन्हीं के बेटे का जीना हराम करके ये खुशी मिली है। एहसान शाह सुबह ही शहर चले गए थे किसी काम का बहाना करके। वो जानते थे हानिया शावेज के साथ इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उनको सामने देखकर बहुत हंगामा करेगी और शायद वो भी उसको ऐसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो मजबूर थे शुमाइला की धमकी की वजह से। वो किसी भी वक्त यहाँ पुलिस लेकर पहुँच सकती थी और अब की बार तो हानिया भी उनके साथ जाने को तैयार होती। वो उस औरत के हाथों अपनी बेटी को खिलौना नहीं बनने दे सकते थे, जो इतनी कम प्रॉपर्टी देखकर पागल हो चुकी थी, जो पूरी जायदाद की ख्वाब देखे बैठी थी। अब अपना मंसूबा नाकाम होते देख उनको धमकियां दे रही थी और अपने भतीजे की गुमशुदगी का इल्ज़ाम भी उन पर ही लगा रही थी। आदल को तो वो गांव से शहर अपने बंगले पर भेज चुके थे। अब शावेज और हानिया के यहाँ से जाने के बाद उसे आज़ाद करने वाले थे। ये भी अलग किस्सा था। किस मुश्किल से उन्होंने शावेज को राज़ी किया था। वो तो उसकी जान लेने के दर पे था। बाप के जाने से हानिया को बुरा तो बहुत लगा और वो सोचे बैठी थी इस बात का बदला भी शावेज को बेबस करके लेगी। उसने दोपहर तक 1 बजे तक इधर उधर घूम कर हर चीज़ को एंजॉय किया। अभी बाग से होकर कमरे में आई थी
जब शावेज भी जल्दी में अंदर आया। तैयार हो जाओ और पैकिंग कर लो, हम दोनों को अभी आधे घंटे बाद निकलना है। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ, उसे हैरत से खुद को तकते देख कर बताया। हानिया उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी कि कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया या रात वाली बात पे दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। उसने शावेज के चेहरे की तरफ देखा जो संजीदा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नाम क्यों लिया है? पी कर आए हो क्या? उसे हम दोनों वाली बात हजम नहीं हुई थी। तंजिया अंदाज में बोली। उफ, ये लड़की 2 मिनट में मेरा दिमाग गर्म कर देती है। उसकी पीकर आने वाली बात पे बमुश्किल शावेज ने अपना गुस्सा जब्त किया था। फिर बोला, बहुत साफ और वाज़ेह मतलब, यानी मैं और तुम हवेली से जा रहे हैं। कहाँ? ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, जैसे उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। साफ दो टोक अल्फाज में कहकर वो अपनी नेल पॉलिश ठीक करने लगी, जैसे रूम में उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। शावेज 2 मिनट उस खुदसर लड़की को खड़ा बस घूरता रहा, फिर सर झटकता। बाद में उससे निपटने का सोचकर बाथरूम में बंद हो गया। खुद को समझता क्या है, मैं उसके साथ जाऊंगी। कितने आराम से हुक्म दे रहा है। कमीना, मेरे साथ जाओगी तुम, आधे घंटे तक निकलना है। जैसे मैं इसकी ज़रख़ुरीद गुलाम हूँ, उसके हुक्म पर लब्बैक कहते चलूंगी। वो उसकी नकल उतारती, अकेले ही बड़बड़ा रही थी। दिल तो करता है गोली मार दूं। उसने गुस्से से नेल पॉलिश साइड टेबल पे रखी थी। तुम कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो? उसने मुलाजिमा को कमरे में आते देख हैरत से पूछा। छोटे साई ने आपकी और अपने कपड़े पैक करने का कहा है, वही करने आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे शाह साई का दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। मेंटल इंसान। मुलाजिमा फक चेहरे के साथ उसे देख रही थी, जो अपने शोहर को ही मेंटल कह रही थी। पर बीबी, क्या कहा मैंने, सुना नहीं तुमने? उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तो मुलाजिमा डर कर कमरे से ही भाग गई। 5 मिनट बाद शावेज फ्रेश होकर वापस आया तो हैरान हुआ कि अभी तक पैकिंग क्यों नहीं हुई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो कोई हुक्म दे मुलाजमीन को और फौरन हर काम छोड़कर पूरा न हो। वो जल्दी जल्दी तैयार होता बाहर निकला, जब ही उसे हानिया का कारनामा मालूम हुआ। गुस्से से दनदनाता वापस कमरे में आया और कुछ भी कहे बगैर हानिया के कपड़े और दूसरी चीज़ें बैग में तेज़ी के साथ भरने लगा था। क्या कर रहे हो तुम? जब कह दिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझ नहीं आती ढीठ इंसान। वो उस पर चीख रही थी, मगर वो तो कान लपेटे अपने काम में मसरूफ था। सब कुछ बैग में भरने के बाद उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। हानिया, जो उसको करीब आते देख उठकर कमरे से भागने का सोच रही थी, एक जस्त में उसे काबू करता। मुंह के बल बेड पे गिराए। दूसरे पल शावेज ने एकदम दोनों बाजू मरोड़ कर उसकी कमर के गिर्द कसे तो हानिया की चीख निकल गई। यूं लगा जैसे बाजू टूट गया हो। उफ अल्लाह, कितना जालिम है ये शख्स। उसकी दोनों कलाइयां रुमाल से उसकी कमर के पीछे बांध रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ तो तुम क्यों मरे जा रहे हो मुझे अपने साथ रखने को? उसने गुस्सीले लहजे में आग उगली थी, जिससे शावेज छल बुन गया। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरे डैड को पता चलेगा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कि तुम मेरे साथ ये जानवरों वाला सलूक कर रहे हो। वो बुरी तरह मचली थी। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे,
शावेज ने भी गुस्से से कहा। हानिया खूब झटपटाई, खुद को उसकी फौलादी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए हाथ पैर चला रही थी, मगर बेसूद। साथ साथ शावेज की शान में कसीदे भी जारी थे। कमीने, जलील, मनहूस इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, आज मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, छोड़ो मुझे। शावेज लब बिंचे सुन रहा था। हाथ बांधने के बाद ड्रॉर से टेप निकाला और उसके मुंह से निकलती आवाज़ को भी बंद कर दिया। हाँ, 2 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी तैयार करो, मैं बैक साइड से आ रहा हूँ, और इस बात का खास ख्याल रखना है किसी को खबर ना हो, समझ गए? हानिया को बेड पे डाले अब कॉल पर अपने गार्ड और ड्राइवर को अपने बारोब अंदाज में हदायत दे रहा था। आखिरकार हवेली की लाडली बेटी को इतनी इज्जत और एहतराम के साथ ले जा रहा था, राजधारी तो रखनी ही थी ना। अगर बीजान इस तरह हानिया को बंदा देख लेती तो उसकी खैर नहीं थी। अभी वो मोबाइल पॉकेट में रखता पलटा था जब बेड पर सीधी लेटी हानिया ने एक जोरदार लात उसके सीने पे मारी। इस वक्त उस बेचारी के पैर ही आज़ाद थे जिनसे वो पूरा काम ले रही थी। उफ! शावेज लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर हुआ। अचानक और किसी से भी पड़ने वाली ये जोरदार लात के लिए वो तैयार नहीं था। जब ही 2 सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाया। जब समझ आया, बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडल शावेज आलिम शाह ने जिंदगी में पहली बार मार खाई भी तो अपनी बीवी से। होश में आते ही वो सुर्ख चेहरा लिए जारहाना तेवरों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। इस वक्त वो अपने आप में नहीं रहा था। तुम लातों की बूत हो, बातों से कहाँ मानोगी? वो चबा चबा कर बोलता, उसे घूरता, दोनों पैर पकड़े अपने करीब खींचता, दूसरे पल कंधे पे डाले, एक हाथ में बैग उठाए कमरे से निकलता कॉरिडोर से होता पोर्टिको की तरफ बढ़ा। हानिया उसे किसी की भी मौजूदगी के बगैर खामोशी से बैक साइड से निकलते देख समझ गई कि उसने सारे काम राजदारी से किए हैं, बिना डैड और बीजान को खबर हुए। कितना चालाक था ये शख्स, उसे रह रहकर खूब गुस्सा आ रहा था। डैड को पता चलते ही वो ज़रूर इस कमीने के चुंगल से मुझे छुड़वा लेंगे। गाड़ी तक आते आते हानिया मुसलसल पैर चला रही थी। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाले खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठा था। फिर बड़ी तेज़ी से गाड़ी गेट से निकली थी। कई घंटों के सफ़र के बाद वो लोग मरी पहुंचे थे। घर बेहद लग्जरी और बड़ा था। बेडरूम, अटैच बाथरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, लॉन, गैलरी। वो उसे एक बंद रूम में लाया जो बेहद नफीस कमरा था, यूं जैसे कभी किसी ने उसे इस्तेमाल ही ना किया हो। ये घर मरी में था जो आबादी से हटकर बनाया गया था। हर तरफ हरियाली और कुदरती खूबसूरती थी। ये तुम्हारा रूम है और उसके बराबर वाला मेरा। किचन में हर चीज़ मौजूद है और जो चाहिए हो बनाकर खुद से ही खा लेना। याद रहे, यहाँ तुम्हारी खिदमत करने कोई नहीं बैठा। वो उसे बेड पर डाले मुकम्मल अजनबी बना हुक्म दे रहा था। हाथ उसके खोल चुका था। हानिया जो पूरे रास्ते यूं ही बंधी आई थी, एक झटके से टेप हटाए गुर्राई थी। शट अप, जस्ट शट अप, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय सुकून की, जो तुम्हारे होते हुए मुमकिन नहीं है। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसे बहुत रोना आ रहा था और वो इस बेहिस इंसान के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। शावेज का दिल तो किया 2 थप्पड़ रसीद करे, मगर कुछ सोचता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो कितनी देर तक रोती रही थी। उसे यहाँ सबसे दूर लाने के बाद शावेज को अपनी मनमानी की खुली छुट्टी मिल गई थी। हानिया के साथ उसका रवैया चट्टानों से सख्त हो गया था। वो छोटी छोटी बात पर उस पर हाथ उठाता, किसी भी छोटी सी बात पर रियायत देने को तैयार नहीं था। हवेली में एक हद में रहता था, क्योंकि वहाँ बीजान और एहसान शाह के डर की वजह से एहतियात करता था। कितनी ही बातें उसकी बर्दाश्त करता था, लेकिन अब तो यहाँ आने के बाद वो मुकम्मल बदल चुका था। अब शावेज के अंदर का जालिम इंसान खुलकर सामने आ गया था। लगता था वो इसी वक्त के लिए खामोश था। वो जो सोच कर आई थी उसका जीना हराम कर देगी, चैन का सांस नहीं लेने देगी, आज खुद का सुकून ख़त्म हो चुका था। हर वक्त के लड़ाई झगड़े से वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। ना ही उससे आज़ादी हासिल कर सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। वो जो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती आई थी, उसके लिए अचानक ये सब बहुत मुश्किल था। अब शावेज ने उसे टॉर्चर करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। तन्हाई का पूरा दिन और रात देर तक घर से बाहर रहता था। वो सारा दिन घर में अकेले बुलाई बुलाई फिरती रहती थी। कोई मुलाजिमा थी ना मुलाजिम, गेट भी शावेज लाक करके जाता था। बाहर सिर्फ गार्ड होते थे। इधर उधर चक्कर लगाते, जब थकने लगती तो बिना कुछ खाए पिए सो जाती। शावेज रात देर तक घर वापस आता था। जब भी उसके बाप या बीजान की कॉल्स आती वो सामने बिठाकर बात करता रहता, उससे किसी की बात नहीं करवाता था।
کال کاٹنے کے بعد کہتا وہ لوگ خود ہی بات نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس بات پر، مگر یہ جھوٹ تھا۔ وہ خود ہی ہر بہانے سے بھی جان اور احسان شاہ کو ٹال دیتا تھا۔ آج اسے اس زندان میں قید ہوئے 15 دن گزر گئے تھے، مگر اس کے باپ نے اس سے ملنا گوارا نہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب تک اس سے ملنے نہیں آتے وہ بھی بات نہیں کرے گی۔ ابھی ڈائننگ ٹیبل پر شاویز اور وہ ڈنر کر رہے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ گاؤں سے ہی 2 ملازمہ، ایک ملازم اور گارڈ آ گئے تھے۔ اب ہانیہ کو کوئی بھی کام پڑنا نہیں پڑتا تھا، نہ ہی شاویز کرنے کا کہتا۔ یہ کس کی وجہ سے تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر کچھ سکون ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ کا وہ کھانے کے نام پر جانے کیا کچھ کھا چکی تھی۔ اب گھر میں بھی اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ شاویز نے موبائل کان سے لگایا، اب پوری طرح موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ جی زینب، خیریت؟ کال پک ہوتے ہی بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ ہانیہ نے چونک کی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ کون تھی جس کے لیے وہ اپنا کھانا چھوڑ چھاڑ پوری توجہ سے بات سن رہا تھا؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی اچھا سا کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو، پھر دوسری بات سنوں گا، اوکے؟ جتنی محبت اور اپنائیت سے وہ کہہ رہا تھا، ہانیہ کا متوجہ ہونا ضروری تھا، مگر شاویز کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ یوں ہی بات کرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹکا، مگر دل و دماغ بار بار اسی طرف جا رہے تھے۔ دن بھر آفس اور دیگر معاملات کے سلسلے میں بے حد مصروف رہنے کے بعد اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بجے واپس گھر آیا تھا، جب لاؤنج کے صوفے پر بے خبر سوئی ہانیہ پر نظر پڑی۔ LED آن تھی جس پر نیوز چل رہی تھیں۔ ہانیہ کو بے ترتیب، خود سے غافل صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا اس نے۔ چابی اور لیپ ٹاپ باقی چیزیں ٹیبل پر رکھی تھیں۔ ڈنر وہ کر چکا تھا، اب چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ کچن میں آیا اور اپنے لیے چائے بنا کر وہیں لاؤنج میں سنگل صوفے پر بیٹھ کر نیوز دیکھنے لگا۔ سکون سے چائے ختم کرنے کے بعد اس نے کپ گلاس میز پر رکھا اور جھک کر لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ اس کی نظر بے ساختگی سے سوئی ہوئی ہانیہ کے وجود پر پڑی تھی اور پھر جیسے وہ وہیں فریز ہو گیا تھا۔ LED کی روشنی میں وہ دوپٹے سے بے نیاز کروٹ کے بل گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے کئی بار اسے قریب کیا تھا، اسے محبت سے چھو چکا تھا، اس کے جسم کا گداز پن محسوس کر چکا تھا۔ اس کے بھرے بھرے گال اور گداز کلائیاں اس کی اچھی صحت کا واضح ثبوت تھیں، جو دوسروں کو پل میں اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ وہ سر سے پیر تک حسن کی مورت تھی۔ کوئی بھی پہلی نظر میں اسے دیکھتا تو دیوانہ ہو سکتا تھا، وہ تھی ہی ایسی۔ شاویز اس وقت بے بس ہونے لگا، دل پاگل ہونے لگا کہ ابھی اسے باہوں میں بھر کر محسوس کرے اور سب کچھ بھول جائے، مگر اسی لمحے بے ساختہ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ تم بس میرے لیے صرف وقت گزاری کا ذریعہ تھی جس سے میں اتنے دن دل بہلاتا رہا تھا، ورنہ تم میں ہے کیا جو شاویز عالم شاہ تم جیسی کو اپنے دل میں جگہ دے؟ جو دن تمہارے ساتھ گزارے وہ سب میرے لیے دل بہلانے کا سامان تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، مگر پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ شاویز نے اس کی اصلیت جاننے کے بعد ہانیہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی دیکھا غصے اور نفرت کی نظر سے دیکھا، مگر آج بے دہانی میں دیکھا تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ مرد تھا اور بہکنا اس کی فطرت تھی، مگر حالات ایسے تھے اسے اپنی نظر اور جذبات پر قابو پانا تھا، مگر نے سارے دھاوے دھرے کے دھرے رہ جاتے، اس کی انا کا بت پاش پاش ہو جاتا۔ اس وقت وہ اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو قابو کرتا، خاصی دل گرفتگی کے ساتھ لیپ ٹاپ اٹھایا، مگر عین اسی لمحے اس کا سیل بج اٹھا اور ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ شاویز کو اپنے اتنے قریب جھکا دیکھ کر وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ شاویز ایک لمحے میں سیدھا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس کے گھبرا کر پوچھنے پر اس نے سرد انداز میں جواب دیا۔ لیپ ٹاپ ادھر پڑا تھا، اٹھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاویز نے بجتا ہوا سیل آف کیا، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، مگر اب چین کہاں تھا۔ کمرے میں اپنے بستر کی نرماہٹوں میں جیسے کانٹے بچھا دیے ہوں کسی نے۔ دوسرے کمرے میں سونا اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئیں، ایک پل کو بھی ہانیہ کا خیال اس کے دل و دماغ سے نہیں ہٹا۔ سوئے ہوئے جذبات پھر سے بیدار ہونے لگے تھے۔ صبح کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، نہیں چاہتا تھا ہانیہ کو دیکھ اس کا دل پھر سے بے قابو ہو۔ شام میں شاویز کی واپسی جلدی ہو گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بے حد خوبصورت کم عمر لڑکی تھی جس کی خوبصورتی نے اسے بے ساختہ ہانیہ کو چونکایا تھا۔
वो जो लाउंज में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, नासमझी से उन दोनों को देखने लगी। शावेज उसकी उलझन समझ गया था, तभी उसके पास आकर रुका और बताने लगा, ये ज़ैनब है, मेरे दोस्त की बहन। किसी मसले की वजह से कुछ दिन ये यहीं हमारे साथ रहेगी, जब तक इनका केस सॉल्व नहीं हो जाता। उसका लहजा बेहद सपाट था। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसकी नज़र हानिया पे नहीं पड़े। वो अपनी कंडीशंस खुद नहीं समझ पा रहा था। कल से दिलो दिमाग पर सवार थी ये लड़की। ज़ैनब ने हानिया को सलाम किया, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाती बिना जवाब दिए अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सच तो ये है, इतनी छोटी और खूबसूरत लड़की को शावेज के साथ देखती जल बुन गई थी। कुछ दिन पहले उसका प्यार से बात करना भी याद आया। ये एक तरह की जलन ही थी। शावेज उसकी बदसलूकी देखता मुलाजिमा को आवाज़ देने लगा, जी साईं। जरीना बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। ज़ैनब के लिए मेरे बेडरूम के बराबर वाला कमरा सेट करवा दो, और हाँ, किसी किस्म की परेशानी ना होने पाए इन्हें। ये हमारी ख़ास मेहमान हैं। जाएं ज़ैनब, आप आराम करें, थक गई होंगी। ज़ैनब एक ऐसी लड़की थी जिसने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भाग कर शादी की थी। बाद में उसका शोहर जमाल उसे हासिल करने के बाद अपनी असलियत पर आ गया था। दिल तो अब उसका भर ही चुका था। इज़्ज़त वो गरीबों की करता नहीं था, ना ही उन्हें इंसान समझता था। अब उसने ज़ैनब को मारना पीटना शुरू कर दिया। शक करने लगा, खाना पीना सब बंद कर देता था। ज़ैनब इस वक्त को पछताई जब उसके माँ बाप भाई ने जमाल से शादी से मना किया था। कितना समझाया उसे कि वो जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, मगर उस वक्त तो ज़ैनब की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। उसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था कि वो इतने बड़े ज़मींदार के बेटे को अपने जाल में फांस चुकी हैं। वो जो बचपन से ही शावेज को पसंद करती आई थी, जब से हानिया आई वो अंगारों पर लौटने लगी थी। कितनी बार हवेली गई और दूर अकेले खड़ी हानिया को नफरत से तका करती थी। शावेज की शादी के दूसरे ही दिन उसने जज्बात में आकर जमाल से शादी कर ली कि वो उसका कब से तलबगार था। वो भी पैसों में खेलेगी, सबको दिखाएगी, हवेली की मालिक बन जाएगी हानिया की तरह। मगर कहते हैं ना, इंसान की सोच अच्छी होगी तो अच्छा होगा। यूँ माँ बाप का दिल दुखाकर उनकी इज्जत नीलाम करने के बाद कौन सी खुशी हासिल कर सकती थी। जमाल पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला था। वो उसकी खानदानी बीवी थी जो करोड़ों की ज़मीन जायदाद की मालिक थी। हवेली में उसका ही हुक्म चलता था। अब ज़ैनब पर और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, मार पीट गाली गलोच, उस पर सारी हवेली का काम। किसी जानवर का सा सलूक किया जाता था। एक दिन वो किसी तरह हवेली से भाग निकली और शावेज के इदारे में आकर पनाह ले ली। ये देख जमाल गुस्से से पागल होता उस पर केस कर दिया कि वो बहुत सा सोना पैसा चोरी करके घर से भाग गई है। जमाल के पास पैसा था, असर वरसूख था, जिसके बलबूते पर जल्द ही केस बन गया। शावेज को जब ये सब मालूम हुआ तो शावेज का दोस्त शहबाज, जो शावेज का दोस्त था, उसने पर्सनली इस केस को अपने हाथ में लिया और जमाल के खिलाफ केस कर दिया, जिसने अपनी बीवी को हबस बेजा में रखा और तशद्दुद करता रहा। अब वो ज़ैनब को इंसाफ के साथ जमाल से आज़ादी भी दिलवाने वाला था। ज़ैनब, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दारुल अमौन पहुंची थी, सबसे खौफजदा रहती थी। एक माह के अरसे में अब मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। अब भी शावेज़ की तवज्जो पर बहुत खुश हो रही थी। शावेज़ को ज़ैनब का बहुत ज़्यादा अफसोस था, इसलिए वो उसे नई ज़िंदगी शुरू करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर अभी तक उसके घर वालों से ज़ैनब की मुलाकात नहीं हुई थी, जिसका शावेज़ ने ही उसे यकीन दिलाया वो सारे मामला ठीक कर देगा, और अब अपने साथ उसे यहाँ लाया था। सुबह नाश्ते के बाद वो ज़ैनब को अपने साथ अदालत ले गया। उसके बाद कुछ शॉपिंग पर, कि ज़ैनब के पास इस्तेमाल की कोई चीज़ थी, ना ही ढंग के कपड़े थे। उनकी वापसी रात देर तक हुई थी। दोनों ने डिनर भी बाहर ही किया था। बहुत से शॉपिंग बैग लेके वो लोग अंदर आए तो हानिया लाउंज में ही बैठी थी। उसकी जान चल गई ज़ैनब का खुशी से खिलता चेहरा देख के, जो अब भी बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से शावेज़ को देख रही थी। शावेज़ तो सीधा कुछ बैग उठाए रूम में चला गया। वो हानिया को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। हानिया एक झटके से खड़ी हुई, रूम में आते ही थाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। ज़ैनब के चेहरे पर बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो देख रही थी 2 दिन से शावेज़ की नज़र में हानिया की कितनी अहमियत है, और अब वो इसी चीज़ का मुकम्मल फ़ायदा उठाने वाली थी। कुदरत ने उसे एक मौका दिया था शावेज़ को फिर से हासिल करने का, तो वो क्यों गवाती। ज़ैनब उन लोगों में से है जो वक़्त के साथ मासूम बन जाते हैं और वक़्त आने पर वार करते हैं, जैसे आस्तीन के सांप। इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं। अब वो शावेज़ को खुद की तरफ मसरूफ़ रखना चाहती थी। आज वो देख चुकी थी शावेज़ ने हानिया के लिए भी शॉपिंग की है, और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
کہ جتنا اس سے انجان بنتا ہے اتنا ہے نہیں۔ دوسری طرف شاویز کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا، ہر وقت ہانیہ کو اپنے قریب دیکھنے کا طلبگار بن گیا تھا۔ اگر ایک نظر دیکھا تو واپسی پلٹنے سے انکاری ہوتی۔ نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین، خود کو گھر سے دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے زینب کی فرمائش پر ڈنر بھی باہر ہی کیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ ڈریسز ہانیہ کے لیے خرید چکا تھا۔ اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ہانیہ کو ان کپڑوں میں دیکھے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے، کہاں قبول کرے گی وہ یہ سب۔ وہ یہ بات بھول چکا تھا، خود سے دور کرنے اور نفرت کرنے پر مجبور کرنے والا خود ہی تھا، مگر مرد کو انا میں اپنی غلطی نظر ہی کب آتی ہے۔ آج بھی رات دیر تک اسٹڈی میں گھسے کیس ڈسکس کرتے رہے تھے اور پورا دن یہ دونوں باہر گزارتے تھے۔ کبھی کورٹ جانا ہوتا، کبھی زینب کی طبیعت خراب ہوتی۔ زینب کے کہنے کے مطابق اسے کبھی کبھی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اس وقت اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاویز نے بہت کہا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، مگر وہ نہیں مانی کہ اس کی بیماری کا علاج صرف ایک کے ہی پاس ہے۔ زینب نے اسے ایک ہفتے میں شاویز کو خود میں ایسا الجھایا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ ہانیہ تو یہ سب تماشا دیکھ انگاروں پہ لوٹ رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو ہی گولی سے مارتے۔ رقابت جلن کے احساس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اسی غصے میں شاویز کے لائے ہوئے ڈریس اس کے روم میں ہی پھینک آئی تھی۔ آخر وہ اس کا شور ہو کر کیسے اس کے سامنے کسی اور کو اہمیت دے سکتا ہے؟ آخر میں آپ سبھی سامعین سے یہی گزارش ہے کہ اس ناول کی نئی قصات کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز 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 اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے گا۔ طبیعت ناسازی کی وجہ سے جلدی جلدی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، سانس پھول رہا ہے، غلطی کوتاہی کی پلیز معاف کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔